दोस्तों, आज की कहानी है बहू हो तो ऐसी। अम्मा मैं शहर में एक नौकरी पकड़ लिया। कंपनी वाले रहने को वहीं एक फ्लैट भी दे रहे हैं। 22 वर्षीय संतोष ने अपनी माँ शशिकला को थोड़े ऊंचे लहजे में कहा तो पास खड़े बाबूजी बीड़ी पीते हुए बोले, गांव में जो इतनी खेती बाड़ी है, घर में चार चार ट्रैक्टर है, इसे कौन संभालेगा? घर का तू ही इकलौता वारिस है, हमसे दूर शहर चला जाएगा तो हमारे बुढ़ापे में हमारा ख्याल कौन रखेगा? देखो बाबूजी, तुमने तो गांव में जिंदगी बिता ली, कम से कम मुझे तो शहर की जिंदगी बिता लेने दो। संतोष ने किसी की एक ना सुनी और एक अटैची में अपने कुछ जरूरत के कपड़े रखे और पानीपत शहर आ गया। कंपनी में खूबसूरत 20 वर्ष की लड़की माधुरी के पास संतोष बैठा काफी पीते हुए बताने लगा, कंपनी की तरफ से मुझे रहने को फ्लैट मिला है। मैं चाहता हूँ मुझे शहर में ही कोई लड़की मिल जाए जो मेरी जीवन साथी बन जाए। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? माधुरी ने काफी पीते हुए एक गहरी सांस ली, फिर संतोष को बताया, मैं कंपनी में काम करती हूँ, अभी 6 महीने हो चुके हैं। घर में हम 3 बहनें हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। बड़ी बहनों की शादी हो चुकी है, अब मम्मी पापा मेरे लिए लड़का तलाश रहे हैं। तब संतोष ने खुशी जताते हुए कहा, मैं भी अभी कुंवारा हूँ, अगर तुम चाहो तो मुझसे विवाह कर सकती हो। फिर कुछ सोचकर संतोष कहने लगा, मैं अनाथ हूँ, आश्रम में पढ़ लिख कर बड़ा हुआ और फिर यहाँ नौकरी के लिए आवेदन दे दिया। संतोष ने गांव के बारे में अपनी अम्मा और बाबूजी का कोई जिक्र ना किया। वह शहर की जिंदगी जीना चाहता था, रोज गांव आने जाने के झंझट से छुटकारा पाना चाहता था। संतोष और माधुरी का मिलना जुलना का बढ़ता चला गया। संतोष महीने की सैलरी दिन प्रतिदिन माधुरी पर खर्च करता, कभी उसे गिफ्ट देता तो कभी उसके परिवार के लिए गिफ्ट ले जाता। माधुरी के परिवार वालों ने संतोष को पसंद कर लिया और उन दोनों की कोर्ट मैरिज शादी हो गई। संतोष अब माधुरी को अपने कंपनी की फ्लैट में ले आया। दिन हंसी खुशी बीतने लगी। संतोष का नया मोबाइल और नई सिम के कारण गांव में बैठी अम्मा जब भी कॉल करती तो संतोष का कॉल ना लगता। एक दिन अम्मा रोते हुए संतोष के बाबूजी से कहा, सुनो जी, मेरा जी घबरा रहा है। संतोष को घर से गए हुए पूरे 4 साल बीत चुके हैं, उसका कॉल भी नहीं लगता। कहीं वह किसी मुसीबत में ना हो। चलो पानीपत चलते हैं, कहीं ना कहीं तो वह हमें मिल ही जाएगा। मैं उसे बचपन से ही जानता हूँ, एक नंबर का नालायक है। अरे पगली, इतने बड़े पानीपत शहर में हम उससे कहाँ ढूंढेंगे? लेकिन अपनी बुढ़िया की आंखों का बहता पानी देख कलेजा फटा जा रहा था और वह अपनी बुढ़िया की बातें सुनकर कहने लगा, चलो ठीक है, हम पानीपत चलते हैं, खोज लेंगे संतोष को। माधुरी कहाँ हो? संतोष ने गली के बाहर से माधुरी को आवाज लगाया तो कंधे पर 2 वर्षीय बेटे पंकज को उठाकर बालकनी से नीचे माधुरी झांकने लगी। फ्लैट का ताला लगाकर तुरंत नीचे आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। माधुरी फ्लैट का ताला लगाकर पंकज को साथ लिए नीचे गली में आ पहुंची। संतोष पास के ही एक फ्लैट पर माधुरी को ले गया और बताने लगा, हम दोनों ने नौकरी करके 4 सालों में खा पीकर जो पैसे बचत किए थे, मैंने आज ही उन रुपयों में से एक नया फ्लैट किस्तों में ले लिया है। कंपनी की तरफ से जो फ्लैट मिला है, हम उसी में रहेंगे और इस फ्लैट में किराएदार रखेंगे। इस फ्लैट का तो किराया आएगा, उसी से फ्लैट की किस्त भी देते रहेंगे। कुछ सालों में यह फ्लैट फिर अपना ही हो जाएगा। तुम कल से ही यहाँ किराएदार रख लो, मैं तो कल कंपनी चला जाऊँगा, मुझे समय ना होगा। अगले दिन संतोष को कंपनी जाने के बाद माधुरी ने किराएदार की खोज में गली के बाहर खड़े चौराहे पर नजरें बिछाए आते जाते लोगों को देख रही थी। माधुरी की सहेली रोशनी अचानक मिली और गले मिलते ही बोली, माधुरी तू कैसी है और तेरा पति और बेटा अच्छे हैं?
तब माधुरी बोली, मैं तो ठीक हूँ। अब हमने नया फ्लैट लिया है, उसमें किराएदार रखना चाहती हूँ ताकि 2 पैसे और कमा सकूँ। तब रोशनी बताने लगी, मैं अपने पति के साथ गोवा से पानीपत लौट रही थी। आज सुबह पानीपत स्टेशन उतरी तो वहाँ तो दो बुजुर्ग ऑटो वाले से पूछ रहे थे, हमें यहाँ कोई कमरा रहने को किराए पर मिल सकता है? मगर ऑटो वाला उनकी बातों पर हंसने लगा, कहने लगा, हमें सुबह से सवारी नहीं मिला, तुम्हारे लिए कमरे की व्यवस्था कैसे करूं? ना जान ना पहचान, कहीं तुम पाकिस्तान से तो हो नहीं आए हो, मुझे तो आतंकवादी लग रहे हो। तब मैं दौड़कर ऑटो वाले के पास पहुंची और उसे झाड़ते हुए बोली, कम से कम उम्र का तो लिहाज किया करो, किसी ने सच्ची कहा है, ऑटो वाले बड़े बदतमीज होते हैं। और उन बुजुर्ग बूढ़े बूढ़ियों को मैं अपने साथ घर ले आई। सुबह से उनके लिए मैं किराए का कमरा ही ढूंढ रही हूँ। चलो अच्छा हुआ माधुरी, तुम्हारा फ्लैट खाली है। माधुरी ने अपने पास से नए फ्लैट की चाबी अपनी सहेली रोशनी को दे दी और कहा, तुम अभी उन किराएदारों को हमारे नए फ्लैट में शिफ्ट कर दो। माधुरी घर जाकर आराम से बिस्तर पर लेट गई। फिर सोचने लगी, संतोष को वीडियो कॉल करके सूचना दे देती हूँ कि किराएदार मिल जा गए हैं। फिर सोचने लगी, अभी कंपनी में काम कर रहे होंगे। जब मैं जॉब करती थी तो वहाँ का बॉस कॉल करने और सुनने में आंखें फाड़ फाड़ कर देखता था। ठीक किया पंकज पेट में था तभी नौकरी से मेरा इस्तीफा ले लिया। तब से घर ही संभाल रही हूँ। 2 घंटे बाद फ्लैट जाकर उनसे किराए मांग लूँगी। माधुरी ने कॉल करके अपनी बहनों और माँ को बताया, हमने नया फ्लैट ले लिया है, इसी संडे को घर में हवन करवा रही हूँ, तुम सबको जरूर आना है। माधुरी ने देखा दोपहर हो चुकी है, अब मैं नए किराएदार से मिलकर आती हूँ। नया फ्लैट भी ज़्यादा दूर ना था, कुछ मीटर की दूरी पर ही था। माधुरी अपने माधुरी अपने नए फ्लैट में गई तो एक बूढ़ी औरत झाड़ू लगा रही थी। वहीं बीड़ी पीते हुए बुजुर्ग बालकनी के पास बैठे थे। तब माधुरी बोली, शहरों में 4,000 का छोटे से छोटा कमरा है, बिजली का बिल अलग से देना होगा, लैट्रिन बाथरूम और रसोई घर भी है, सब मिलकर हम लोग मुझे 5,000 महीने दे दीजिएगा, रुपए पहले चाहिए। तब बुढ़िया ने कहा, अभी तो हमारे पास केवल 200 रुपये ही हैं, लेकिन कल शाम तक आपके रुपयों का इंतजाम जरूर कर लेंगे। ठीक है बेटी, ठीक है बेटी, कहने की ज़रूरत नहीं है, किराएदार हो, किराएदार ही बनकर रहो। माधुरी ने थोड़ा रौब से कहा, कल शाम को आऊँगी और रुपए लेकर जाऊँगी, लेकिन एक बात और है, रविवार के दिन हमारे घर पर कुछ रिश्तेदार आएंगे, तब तक के लिए यह फ्लैट खाली कर देना। तब बुढ़िया बोली, फिर हम कहाँ रहेंगे? तब माधुरी ने कहा, क्या जानूँ मैं, इस फ्लैट की मालकिन हूँ, मैं जब चाहे फ्लैट खाली करवा सकती हूँ, सिर्फ रविवार की बात है, पास में पार्क है, वहीं दिन बिता लेना। इतना कहकर माधुरी चली गई। वह बुढ़िया साफ सफाई करके अपने बुढ़े से बोली, तुम ऐसा करो, गांव चले जाओ, ट्रैक्टर बेचकर कुछ रुपए ले आओ, ना जाने संतोष को ढूंढने में कितने दिन लगेंगे, फिर हमें उस फ्लैट का किराया भी तो देना होगा और पेट की आग बुझाने के लिए रोटी भी तो चाहिए। तब बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारे पास संतोष की फोटो तो है ना? इस फोटो को गली सड़क बाजार में दिखाऊंगा तो शायद कोई ना कोई तो जरूर बता देगा। अभी मैं जाकर ट्रैक्टर बेचकर आता हूँ। संतोष ने अपना बैग खूंटी पर टांगते हुए माधुरी को पुकारा। तब बाथरूम से आवाज आई, 2 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। पंकज पालने में झूल रहा था। उसके पीने का दूध उबालने के लिए रसोई में खड़ी होते माधुरी बताने लगी, किराएदार आ चुके हैं, पैसे कल शाम तक दे देंगे। तब संतोष बोला, तुम्हें तो पहले एडवांस लेना था, फिर घुसने देना चाहिए था फ्लैट में।
किराया 5,000 से कम ना लेना। यह पानीपत शहर है, किसी का भी नरमी मत जताना, वरना किराएदार फ्लैट भी हड़प सकते हैं। इतना कहकर संतोष टेलीविज़न चलाकर पंकज को लोरियां सुनाने लगा। माधुरी किचन में खाना पकाने लगी। बुजुर्ग बीड़ी पीता हुआ स्टेशन पर आकर बैठ गया तो 2 घंटे के बाद रेल से एक आदमी उतरा और बुजुर्ग के पास पहुंचकर बोला, नमस्ते काका, आपने जो कॉल किया था और बताया था मैंने वैसे ही किया। ट्रैक्टर बेच दिया और वह रकम इस थैली में है। मगर तुमने अपना ट्रैक्टर इतनी कम दामों में क्यों बेच दिया? कुछ समझ में नहीं आया। तब बुजुर्ग कहने लगा, रघु, तू क्या जाने औलाद के बिछड़ने का दुख। खैर, मैं अपने बेटे संतोष को जल्द ही खोज लूँगा। और सुन, अगले महीने दूसरा ट्रैक्टर भी बेचकर इसी तारीख को यहाँ पर इसी जगह जरूर मिलना। बुजुर्ग शाम होने से पहले ही अपनी बुढ़िया के पास लौट आया तो माधुरी वहीं बैठी थी। बुजुर्ग ने माधुरी को 5,000 दे दिए और कैंटीन से दाल चावल पैक करवा लाया था। बुढ़िया सुबह से भूखी थी। माधुरी रुपए लेकर चली गई। जाते जाते माधुरी ने कहा, कल रविवार है, कल फ्लैट में मत दिखना। सोमवार को या ना फिर जब तक मन करे रहना। मेरे रिश्तेदार आएंगे, हवन होगा। अगर वह रात को रुक जाएंगे तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाऊंगी। तभी माधुरी के नए फ्लैट पर रोशनी पहुंची। वह मेरी सहेली, जब तूने कॉल करके बताया कि रविवार को तेरे इस फ्लैट में हवन है तो मैं बताने चली आई। मैं हवन में नहीं आ पाऊंगी। रविवार को हम पानीपत से बाहर जा रहे हैं। घर की नौकरानी से कहा था कि हमारे फ्लैट की रखवाली करते रहना। बस हमने इतना ही कहा था कि फ्लैट के भीतर तुम्हें बंद करके बाहर से ताला लगा देंगे, चाबी हम ले जाएंगे। तो नौकरानी भड़क गई, मना कर दिया। तब माधुरी बोली, तुम एक काम करो, हमारे किराएदार को अपने फ्लैट में बंद करके देख। इनका भी समय बीत जाएगा और हमारा हवन भी हो जाए। उन बुजुर्ग बूढ़े बूढ़ियों को बात की तो वे मान गए, रुकने के लिए राजी हो गए। रविवार का दिन भी आया। रोशनी ने उन बुजुर्गों को अपने फ्लैट के भीतर बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। इधर माधुरी ने सब रिश्तेदारों, माँ, पिताजी, भाई बहन हवन करने के लिए बुला लिए। पूरी हलवा खा पीकर शाम तक सभी चले गए। संतोष ने सब रिश्तेदारों से ही आशीर्वाद लिया और फिर फ्लैट का ताला लगाकर कंपनी वाले फ्लैट पर वापस माधुरी और पंकज को लेकर पहुंचा। रात के 12 बजे चुके थे। दोनों बुजुर्ग फ्लैट के भीतर फर्श पर बैठे थे। बुजुर्ग ने बीड़ी निकाली तो बुढ़िया ने ठोकते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है। बीड़ी पीने से यहाँ के मागे सोफे में छेद भी हो सकता है। बुजुर्ग ने बुढ़िया की बात सुनकर बीड़ी बुझा दिया। फिर पूछने लगा, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। शहरों में जब मकान मालिक कहीं जाते हैं तो अपने फ्लैट की रखवाली के लिए अपने नौकरों को फ्लैटों में बंद करके जाते हैं। शहरों में इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। तब बुढ़िया ने कहा, तुम पगला गए हो। हम यहाँ संतोष की तलाश में आए हैं और तुम यहाँ राम कहानी सुन लेकर बैठ गए। चलो सो जाओ, सुबह तक तो ताला खुल ही जाएगा। फ्लैट के बाहर गली में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ लगातार आ रही थी। दोनों बुजुर्ग प्राणी एक कमरे में बंद, बाहर से ताला लगा हुआ। शहरों में अब मैं मोहब्बत और प्रेम का कोई स्थान नहीं रहा। रात के 2 बज चुके थे। बुढ़िया बोली, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। तुम्हें याद है जब अपनी पहली संतान हुई थी, ज्वर चढ़ने के कारण हम उसे लेकर कहाँ कहाँ भटके। एक डॉक्टर ने उसे ठीक से ना देखा और उसने दम तोड़ दिया। तब तुमने मुझे बहुत तसल्ली दी थी। फिर 5 सालों तक मेरी कोई संतान ना हुई।
ऐसा क्यों कह रहे हो? ताले में बंद है, मगर भूकंप आ गया तो हम यहीं दबकर मर जाएंगे। भागने का भी कोई रास्ता नहीं है। तुम भूकंप से बहुत डरते हो। गांव में तो खुले मैदान हैं, कच्चे मकान हैं। शहर में तो बैकग्राउंड फ्लोर पर ही रहना होता है। शहर के 10-10 मंजिला ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। रुपए पैसे वालों की दुनिया है, लेकिन इंसानियत अभी भी बाकी है। स्टेशन पर रोशनी ना मिलती तो हम स्टेशन पर ही भटक रहे होते, और रोशनी मैडम की सहेली माधुरी के पास किराए का कमरा ना मिलता। अजनबियों को भला कौन किराए पर रखता है। सुबह होते ही मैं भी तुम्हारे साथ संतोष को ढूंढने चलूंगी। बातें करते करते दोनों गहरी नींद में सो गए। जब उन्हें किसी ने हिलाया तो उन्होंने आंखें खोली तो देखा रोशनी अपने पति के साथ खड़ी थी। घड़ी के सुबह 9 बज चुके थे। रोशनी ने पूछा, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हारी कोई संतान नहीं है? तब बुढ़िया ने बताया, 3 साल पहले मेरा बेटा पानीपत आया था, फिर उसका कॉल आना बंद हो गया। हम इंतजार करते रहे। दिन बीते, महीने बीते, फिर हमने सोचा शायद गांव लौट आएगा, लेकिन जब हमसे इंतजार ना हो सका तो हम अपने बेटे की खोज में पानीपत चले आए। रोशनी ने कहा, मैं भगवान से दुआ करूंगी आप लोगों का बेटा जल्द ही मिल जाएगा। सामने बाथरूम है का घर है, नहाकर तैयार हो जाइए, आपके कपड़े गीले हो जाएंगे। आप लोग हमारे कपड़े पहन लो, संकोच मत करना। मैं रसोई घर में कुछ नाश्ता बना दूँ, आप लोग पेट भर के खाना खा लेना। फिर हमारे पति आपको माधुरी की फ्लाइट पर छोड़ आएंगे। तब रोशनी के पति रमन बोले, आप लोगों का बेटा खो गया है, आप मुसीबत में हो। इस हालत में आप किराए पर रहकर अपने पैसे क्यों फूंक रहे हो? हमारे यहाँ इसी फ्लैट में रहिए, हम भी आपके बेटे को खोजने में आपकी मदद कर सकते हैं। तब बुढ़िया बोली, हम तो माधुरी को 5,000 दे चुके हैं, इसलिए 1 महीना तो हमें वहीं रहना होगा। वैसे भी ईश्वर ने चाहा तो इसी महीने हमारा बेटा मिल जाएगा, तो हम अपने गांव लौट जाएंगे। तब रोशनी के पति ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, मगर माधुरी की फ्लैट में तो बिस्तर ना होगा। मैं आपको अपनी गाड़ी से पहुंचा देता हूं और वहां बिस्तर का इंतजाम कर देता हूं। हमारे पास बहुत कपड़े, चादर, तकिया, कंबल और खाने पीने की चिंता ना करना। सुबह तकिया है और खाने पीने की चिंता ना करना। सुबह शाम मेरी पत्नी रोशनी आपके पास खाना रोज दे आ जाएगी। दोनों बुजुर्ग नहाकर और रोशनी के दिए कपड़े पहन लिए, और नाश्ता के बाद रोशनी के पति रमन जी उन्हें गाड़ी में बैठाकर फ्लैट पर ले आया। ताला लटका हुआ था। तभी रोशनी का फोन आया, सुनो जी, मेरे पास माधुरी का फोन आया था। उसने बताया इस फ्लैट की चाबी बालकनी के सामने तुलसी के गमले के नीचे रखी हुई है। रोशनी के पति ने चाबी निकाला, ताला खोला और फ्लैट में बिखरी गंदगी को देखकर कहने लगा, कल यहाँ हवन हुआ था, इसलिए चारों तरफ इतनी गंदगी है। मैं अपना नौकर भेजकर यहाँ सफाई करवा देता हूँ। अभी मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, शाम को मिलता हूँ। अपने बेटे की फोटो भी दे दो, शायद रास्ते में दिखाई पड़े तो तुम्हें सूचना दे दूंगा। बुढ़िया ने थैली में से एक फोटो निकालकर रोशनी के पति को पकड़ाते हुए कहा, यही मेरा बेटा है। रोशनी का पति तुरंत फोटो लेकर गाड़ी से वापस अपने घर आया और रोशनी को फोटो दिखाते हुए बोला, यह माधुरी का घर वाला लग रहा है, क्या मैं धोखा तो नहीं खा रहा हूँ? तब रोशनी ने फोटो को देखा और कहा, शक्ल तो संतोष से मिल रही है, मगर संतोष तो अनाथ है। मुझे माधुरी ने बताया था, तुम गलत फोटो तो नहीं ले आए। तब रोशनी का पति बोला, उन बुजुर्ग ने यही फोटो दिए हैं और कहा इसका नाम संतोष है, 3 सालों से गांव लौटकर नहीं आया। रोशनी ने तुरंत माधुरी को कॉल करके अपने फ्लैट पर बुलवाया।
तब माधुरी बोली, ऐसी क्या खास बात है जो कॉल पर ही बता दो। तब रोशनी ने कहा, तुम मेरे फ्लैट पर आ जाओ। तो माधुरी, तुम्हें एक बात बतानी है। पहले बैठो और अपना दिल थाम लो। तुम्हारे पति संतोष ने तुमसे एक बात छुपाई है। संतोष अनाथ नहीं है। माधुरी ने कहा, अब मैं क्या करूं? तब रोशनी ने कहा, तूने एक नालायक बेटे से शादी करके खुद को बर्बाद किया है, तो माता पिता का न हो सका वह भला तेरा क्या होगा? तू इस समय अपने सास ससुर के पास जा, उनका आशीर्वाद ले और उनकी देखभाल कर। मगर संतोष को इसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए कि उनके माता पिता उन्हें ढूंढने यहाँ पानीपत शहर आए हुए हैं। तुम्हारे ही घर पर किराएदार बनकर रह रहे हैं। संतोष से तो हम बाद में निपट लेंगे। उसने जिस तरह बूढ़े माँ बाप का दिल दुखाया है, संतोष को तो हम बाद में निपट लेंगे। संतोष को भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। माधुरी बच्चों को लेकर तुरंत अपने नए फ्लैट पर पहुंची तो दोनों बुजुर्ग ताला लगाकर सीढ़ियों से उतर रहे थे। माधुरी ने रोका, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि जिस काम के लिए आए थे उसे पूरा करना है। तब माधुरी ने ताला खोलते हुए कहा, आप लोग इसी फ्लैट में आराम करो। इतने बड़े पानीपत जैसे शहर में कहाँ कहाँ भटकोगे, हम तलाश करेंगे। आप लोग आराम कीजिए। इतना कहकर माधुरी तुरंत कंपनी वाले फ्लैट में कुछ मजदूरों को साथ लेकर पहुंची और मजदूरों से कहा, यह डबल बेड हमारे नए फ्लैट पर पहुंचाना है। गद्दे और कंबल और चादर समेत 700 में बात हो गई। शाम हुई तो संतोष घर आया, देखा तो डबल बेड नहीं है। माधुरी, अपना डबल बेड कहाँ है? तब माधुरी बोली, उसमें दीमक लग गई थी, इसलिए मैंने उसे एक कबाड़ी को दे दिया। तब संतोष खाना खाने लगा। टेलीविजन में विज्ञापन आ रहा था, कल भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच है। संतोष बोला, कल मैं दफ्तर से आने के बाद मैच देखूंगा। उस रात संतोष खा पीकर सो गया। अगले दिन संतोष घर आया तो सामने दीवार पर टेलीविजन नहीं था। तब माधुरी ने बताया, दीवार से अचानक कील ढीली हो गई और टेलीविजन नीचे फर्श पर गिरकर टूट गया। मैं सफाई करके कूड़े वाली गली में फेंक दिया। कांच ही कांच फैल गया था। सारा दिन सफाई ही करती रही। संतोष कहने लगा, मुझे मैच देखना था, अब मैं क्या करूं? रात होने पर संतोष के लिए फर्श पर बिस्तर लगा दिए। संतोष ने कहा, कुछ रुपए इकट्ठे करके हमें नया बेड और टेलीविजन लेना पड़ेगा। अगले दिन संतोष दफ्तर से घर आया। घर की सारी कुर्सियां गायब थी। संतोष ने कहा, घर की कुर्सियां कहाँ हैं? इतनी घटिया कुर्सियां खरीदी थी, उनमें भी खटमल दीमक भरे पड़े थे, सब कूड़े में फेंक दिए। संतोष उस रात चुपचाप सो गया, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। वह माधुरी के पास आकर बोला, चक्कर क्या है? 3 दिनों से तुम बिस्तर अलग लगा रही हो। पंकज को सारा दिन संभालना होता है, घर का काम होता है, रात को ही थोड़ा आराम मिलता है। मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। बढ़ती जनसंख्या के दौर में अपना एक ही बेटा काफ़ी है। संतोष दफ्तर का थका था, उसे भी नींद आ गई। सुबह संतोष की आंखें खुली तो माधुरी किचन में खाना बना रही थी। संतोष दबे पांव पीछे से आकर मधु को पकड़ते हुए बोला, आज मेरा मूड बना तो। तभी संतोष की नज़र रोटी पर पड़ी। माधुरी, हम तो घर में केवल 2 लोग ही हैं। पंकज तो दूध पीता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम 4 लोगों का खाना बना रही हो। तब माधुरी बोली, मैंने डॉक्टर से अपनी भूख बढ़ाने की दवाई ली है, तुम्हें कोई एतराज? तब संतोष बोला, ठीक है, तुम दिन भर खाती रहो, मुझे क्या, मगर आज सब्जी में क्या बना रही हो? तब माधुरी बोली, तुम नहा कर आओ, तब तक मैं बैगन की सब्जी तैयार करती हूँ। मंडी में मुझे बैगन ही मिले थे तो खरीद लाई। संतोष बोला, तुम जानती हो
मैं बैगन नहीं खाता, फिर भी बैगन बना डाली। तो माधुरी मुस्कुराते हुए बोली, अब तो बन गए हैं, आज यही दफ्तर में सब्जी ले जाना। संतोष के दफ्तर जाने के बाद माधुरी ने तुरंत मटर पनीर की सब्जी बनाई। रोटी में देसी घी लगाकर एक टिफिन में रखकर रोज की तरह पंकज को गोद में लिए अपने नए फ्लैट पर चल पड़ी। फ्लैट के सामने ही दीवार पर टेलीविजन चल रहा था। डबल बेड पर दोनों बुजुर्ग बैठे थे। माधुरी ने सौरभ को बेड पर बिठा दिया और उनके पैर छूने लगी तो बुढ़िया बोली, 3 दिनों से तुम हमारे पैर छू रही हो और हमारे लिए रोज सुबह शाम खाना भी ले आती हो। आखिर हमारी इतनी सेवा क्यों कर रही हो? हम तो तुम्हारे किराएदार हैं। तब माधुरी बोली, जब से आप लोग हमारे घर आए हो, पंकज के पापा की सरकारी जॉब लग गई। अब तो हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, इसलिए अब मैं आप लोगों से किराया भी नहीं लूँगी। कल हम लोग पिकनिक गए थे, आज भी घूमने चलेंगे। पानीपत का कोना कोना मैं आप लोगों को घुमा दूंगी। घर में अकेले रहती थी, बोर हो जाती थी। अब आप लोगों का साथ रहेगा तो मेरा समय कट जाया करेगा। और हाँ, आपका बेटा भी मिल गया है, लेकिन वह अभी हिंदुस्तान में नहीं है, अमेरिका गया है। 1 महीने बाद ही लौटेगा। तब तक आप लोग यहाँ आराम से रहिए। इतने में रोशनी भी आ गई। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बाबू जी। आज ही मेरा संतोष से बात हुई थी, अमेरिका से 1 महीने बाद ही लौट रहा है। रोशनी ने माधुरी को इशारे में आंख मारे तो माधुरी समझ गई। अब आगे का क्या प्लान है? रोशनी बोली, मेरे बच्चे बड़े हैं, स्कूल सुबह ही चले जाते हैं, दोपहर शाम तक आते हैं, इसलिए मैं दोपहर के 1 बजे तक ही यहाँ रह पाऊंगी, लेकिन मैं आती रहूंगी। रोशनी ने माधुरी को समझा दिया, आज शाम तुम्हें संतोष के साथ क्या करना है, यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। शाम होने पर संतोष अपने कंपनी के बने फ्लैट पर आया तो ताला लगा हुआ था। तभी संतोष का मोबाइल बजा। माधुरी ने बताया, आज मैं अपने मायके में आई हूँ, अर्जेंट आना पड़ा, कल सुबह तक आ जाऊंगी। थोड़ा धक्का दोगे तो दरवाज़ा खुल जाएगा और मुझे डिस्टर्ब मत करना। हमारे यहाँ पड़ोस में कोई मर गया है, हाहाकार मची हुई है। अलमारी में कुछ पैसे हैं, चाय बनाकर पी लीजिएगा। ठीक है। रसोई घर में बैगन की सब्जी रखी थी, जो शाम तक महक चुकी थी। नाक सिकुड़ने लगा। एक समय था अपनी अम्मा पर चिढ़ता था, माँ तुमने बैगन की सब्जी फिर बना दी, मेरे लिए कोई अलग सब्जी बना दो। मेरी जिद की आगे माँ मेरे लिए नई नई सब्जियाँ बनाने बैठ जाती थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैंने माधुरी के साथ शादी करके ठीक किया या गलत। एक एक पैसा इकट्ठा करके टेलीविज़न खरीदा था, उसने टेलीविज़न तोड़ दिया, पलंग और कुर्सियाँ भी कूड़े में फेंकवा दिया। कुछ दिनों से उसका मूड ठीक नहीं है, मगर बात तो अच्छे से करती है, अच्छे परिवार की है। अब तो बैगन ही खाने पड़ेंगे। माँ जी पकौड़ी खाओ, हरी चटनी के साथ, अभी ऑर्डर करके मंगवाए हैं। आज मेरे पति दफ्तर से नहीं आएंगे, उनकी ज़रूरी मीटिंग है। मैं वहाँ अकेली फ्लैट में कैसे सो सकती हूँ, मुझे डर लगता है, इसलिए आज रात में यहीं पंकज को लेकर सो जाऊंगी। अब तो हम तो किराएदार हैं और तुम इस घर की मालकिन हो। देखो, आप लोग खुद को किराएदार कहते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तभी दरवाजे की बेल बजी तो कुछ लोग एक नया फ्रिज लेकर आते दिखे। दरवाज़ा खुला ही था। नमस्ते मैम साहब, आपने फ्रिज का ऑर्डर दिया था, पता इसी फ्लैट का था, लिखवाया था। प्लीज़ बताइए खाना कहाँ रखना है। माधुरी ने किचन के पास इशारा करते हुए मजदूरों से कहा, वह फ्रिज चालू करके चले जाएं। माधुरी ने पंकज के दादा दादी को बताया, गर्मी के दिन है, ठंडा पानी और फल सब्जी खान रखने के लिए फ्रिज उपयोगी वस्तु है। माधुरी ने मोबाइल से ऑर्डर पर फल, बोतल और सब्जियां मंगवा लिया। माधुरी घर के कामों में जुट गई, साफ सफाई और किचन तैयार किया। बाजार के 3-4 चक्कर लगाकर नमक, तेल, चीनी
मसाले की ज़रूरत की चीज़ें, सभी चीज़ें खरीद लाई। रात 10 बजे माधुरी पंकज के दादा दादी को बाहर मार्केट में घुमाने ले गई। वहाँ उनकी शॉपिंग में कपड़े दिलवाए। तब बुढ़िया बोली, हम तो समझते थे शहर के लोग बहुत बुरे होते हैं, मगर तुम तो हमारी सेवा ऐसे कर रही हो जैसे हम तुम्हारे माँ बाप हैं। उनकी बातें सुनकर माधुरी की आंखों से आंसू टपक पड़े। चाहकर भी बात नहीं बता पा रही थी कि आप लोग मेरे सास ससुर हैं और पंकज आपका पोता है और मैं अभागिन आपकी बहू हूँ। मगर रोशनी ने अपनी कुछ भी बताने से मना किया है। रोशनी के पति वकील हैं और वह लोगों को न्याय दिलाते हैं। इन बूढ़े लोगों को भी न्याय दिलवा कर ही रहेंगे। क्या सोच रही हो बेटी? बुढ़िया ने आइसक्रीम खाते हुए कहा। कुछ नहीं, चलो आज आपको शॉपिंग और मोमोज खिलाती हूँ। पानीपत वाले इन चीज़ों को बड़े शौक से खाते हैं। वह देखो, सड़क किनारे कितनी छोटी बड़ी दुकानों पर भीड़ लगी है। ग्राहक कैसे अपना पसंद का खाना खा रहे हैं। चाउमीन मोमोज खाने के बाद माधुरी ने उन्हें लेकर फ्लैट पर लौट आई। सामने टेलीविज़न चला दिया और पंकज अब तक सो चुका था। पंकज के दादा दादी माधुरी से बोले, हमें अपने बेटे की चिंता हो रही है। एक बार उससे बात हो जाती तो दिल को तसल्ली मिल जाती। तब माधुरी ने कहा, आप लोग चिंता मत कीजिए, 1 महीने की तो बात है। मुझ पर पूरा विश्वास रखिए। विश्वास तो है बेटी। रात हो गई है, आराम कीजिए। माधुरी थोड़ा सा मुस्कुराई। इधर फ्लैट में संतोष रात को करवट बदलकर बेचैन हो रहा था। बैगन की सब्जी खाने के बाद पेट में दर्द भी होने लगा था और आज नहाने के लिए साबुन भी नहीं मिला, जिसमें से बुरी तरह से बदबू आ रही थी। अलमारी में माधुरी ने एक भी रुपया ना छोड़ा, वरना होटल से खाना ही खा लेता। संतोष को नींद नहीं आ रही थी। संतोष ने माधुरी को मायके में कॉल करके पूछा। तब उन्होंने बताया, माधुरी यहाँ नहीं है। संतोष को महसूस होने लगा, शायद माधुरी मुझे धोखा दे रही है। लगता है माधुरी की जिंदगी में और कोई और आ चुका है। अब माधुरी के साथ एक दिन भी नहीं रहूँगा। शहर चला आया था कि अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिताऊं, मगर मुझे एक धोखेबाज पत्नी मिली। क्या नहीं की दिया मैंने इसे, खाने, कपड़े, फ्लैट आदि। माधुरी को तलाक देने के बाद मैं अपने गांव वापस लौट जाऊंगा। बूढ़े माँ बाप का ना जाने किस हाल में होंगे। किसी ने सच्ची कहा है कि जिस बच्चे ने अपने माता पिता की सेवा नहीं की वह मनुष्य हो ही नहीं सकता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अगले दिन सुबह संतोष तुरंत कोर्ट पहुंचा और तलाक के कागज एक वकील से बनवा लिए। दोपहर को संतोष घर आया तो माधुरी किचन में ही दूध उबाल रही थी। संतोष ने पेपर माधुरी के थमाते हुए कहा, कल रात तुम कहाँ थी? मैं तो मायके गई थी। मैं मायके फ़ोन लगाया था, मगर तुम वहाँ पर नहीं थी। तुम जैसी घटिया पत्नी के साथ मैं एक दिन भी नहीं रहना चाहता। माधुरी ने कागज पर साइन कर दिया। संतोष कागज लेकर कोर्ट में जमा करने के लिए चल पड़ा। संतोष के जाने के बाद माधुरी ने सारी बात अपनी सहेली रोशनी को कॉल करके बता दिया। तब का रोशनी ने कहा, मुझे लगता है अब संतोष के दिल में अपने माता पिता के प्रति प्रेम जाग गया है। वह अपने गांव अवश्य जाएगा अपने बूढ़े माता पिता से मिलने के लिए। मैं संतोष को कोर्ट जाने से पहले ही उसे रास्ते में रोकती हूँ। रोशनी अपने पति के साथ गाड़ी में बैठकर कोर्ट की तरफ चल पड़ी। कोर्ट के बाहर ही संतोष खड़ा मिला। संतोष ने बताया, अब मैं अपनी पत्नी माधुरी के साथ नहीं रह सकता। उसने तलाक के पेपर पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। मैं यह कागज कोर्ट में जमा करने के लिए ही आया हूँ। तब रोशनी और उसके पति जोर जोर से हंसने लगे। फिर दोनों एक साथ कहने लगे, माधुरी बहुत बुरी लड़की है, उसे तलाक जरूर देना चाहिए। मगर अभी नहीं, तू हमारे साथ चलो अपने नए फ्लैट पर और एक बार अपने
किराएदार से मिल लो, फिर फैसला लेना, माधुरी से तलाक लेना है या नहीं। संतोष कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन रोशनी की जिद की आगे संतोष गाड़ी में बैठ गया। रमन गाड़ी चलाकर संतोष के नए फ्लैट पर वापस ले आया। संतोष जब अपने नए फ्लैट के भीतर पहुंचा तो वही डबल बेड, वही पुराना टेलीविजन। संतोष ने जब देखा कि उसके बूढ़े माता पिता बेड पर बैठकर आराम से टेलीविजन देख रहे हैं, तब रोशनी ने कहा, आपने नए किराएदार से मिले? माधुरी भी पंकज को लिए वहीं बैठी हुई थी। संतोष के माता पिता के सामने थाली में मटर पनीर की सब्जी, कड़ी सलाद और देसी घी की रोटियां रखी थी। पंकज अपने दादी दादा के गोद में खेल रहा था। संतोष ने 3 सालों के बाद जब अपने माता पिता को देखा तो अपने आंसू रोक ना सका। पंकज की दादी ने जब संतोष को देखा तो कहा, अरे तुम अमेरिका से आ गया, तुझे तो 1 महीने बाद आना था। तब रोशनी ने सब कुछ समझा दिया। संतोष, तुम्हें सही राह पर लाने के लिए हम तुम्हारे साथ नाटक कर रहे थे। उन बुजुर्गों को जब पता चला कि जो इस घर की मालकिन है वो कोई और नहीं, हमारी बहू है और पंकज हमारा पोता है। मैं पंकज की दादी हूँ। पंकज की दादी ने संतोष को बताया, कल बहू हमारे ही साथ रात को रुकी थी, सुबह शाम का खाना बनाकर रोज दिन भर यही रहती थी। संतोष ने माधुरी से क्षमा मांगी और तलाक के पेपर फाड़ दिए। संतोष बहुत शर्मिंदा था। उसने अपने माँ बाप के पैर छुए और बोला, अम्मा, बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आप लोगों का बहुत दिल दुखाया है। माँ बाप ने पुरानी बातों को भूलकर बेटे को गले लगा लिया और बहू को भी आशीर्वाद दिया। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।